Hi everyone, so in this video we are going to start chapter number 4, the colonial era in India. colonial क्या होता है? colonial वो समय होता है जब, जैसे कि यहाँ पर मेनली हम यूरोपियन पावर्स की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज कुछ थी, उन्होंने जब भारत पे कंट्रोल कर लिया, जब किसी भी देश की रिसोर्सेज को या वहां पर वो लोग कंट्रोल करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन। ये आगे दिया हुआ है आपके चैप्टर में। तो जब हमारे इंडिया में ये समय था तो उस एरा को कहते हैं, उस समय को कहते हैं कॉलोनियल एरा। उसी समय के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉलोनियल एरा जो है वह समय था जब यूरोपियन पावर्स ने भारत पे कंट्रोल कर लिया और हमारे देश के रिसोर्सेज, यानी जो भी हमारे यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है या फिर ट्रेड जो है, व्यापार है, या एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन व्यवस्था है, उस पे जब उन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसी समय को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसमें पोर्चुगल है, जिसे हिंदी में हम पुर्तगाल बोलते हैं, नीदरलैंड है, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फ्रांस है और ब्रिटेन। ये भारत में ट्रेड के उद्देश्य से आए। पहले तो ये बिजनेस करने आए भारत में, है ना, ट्रेड करने आए। धीरे धीरे उन्होंने जो हमारी इंटरनल अफेयर्स हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और फिर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री में बढ़ाया। ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन जो है उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। इस दौरान जब ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था तो भारत की इकोनॉमी जो है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसको ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने हित में यूज किया, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया। ठीक है। इसीलिए उस समय बहुत सारी जो भारतीय इंडस्ट्रीज थी या जो फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए गए, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो वीक हो गई और देश की जो वेल्थ है उसका बहुत बड़ा भाग ब्रिटेन में भेजा जा रहा था। इसी सारे समय को कॉलोनियल एरा कहा जाता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। विलियम डिग्बी 1901, विलियम डिग्बी के द्वारा एक ये कोट दिया हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस समय के बारे में हम पढ़ रहे हो, कॉलोनियल एरा क्या होता है। चलो, तो यहाँ दिया हुआ है, नियरली 2 centuries ago the early Britons in Bengal and the sister presidencies regarded the land and the people as fair game for plunder. Plunder मतलब क्या होता है, लूटना। सो लगभग 2 शताब्दी, सेंचुरीज मतलब होता है 100 साल, है ना। तो लगभग 200 साल पहले तक बंगाल जो जगह है और जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी उस समय में, जो ब्रिटेन के शासन के अंडर जो एरिया आते थे, उसमें जो पहले के ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटेन्स मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। जो पहले ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने भारत को रिगार्डेड द लैंड मतलब भारत की भूमि और यहाँ के जो लोग हैं उसको लूटने के लिए एक आसान सा तरीका समझा, आसान सा एक गोल समझा कि इनको हम लूट सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उनका मेन जो उद्देश्य था वो भारत का विकास करना नहीं था, बल्कि वो ऐसी जगह भारत को समझते थे जहां से अधिक हम धन लूट सकते हैं, पैसा लूट सकते हैं, अधिक से अधिक रिसोर्सेज लूट सकते हैं, है ना। ये हमने यहाँ पर भी देखा था और बहुत सारी संपत्ति हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में सोचते थे। अंडर द लेटर ब्रिटेन्स, तो पहले तो ये लोग सिर्फ व्यापारी थे ना, बाद के जो ब्रिटिशर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। वो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब अब वो भारत में शासन व्यवस्था संभालने लग गए। तो दिग्बी के अनुसार द प्लंडर इज प्रोसीडिंग फार मोर आउटरेजियसली टुडे देन एट एनी प्रेसिडिंग पीरियड। आउटरेजियस मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरे तरीके से, या हम बोल सकते हैं अन्यायपूर्ण। ठीक है, अन्यायपूर्ण तरीके से। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले तो वो सिर्फ व्यापारी थे, बाद में प्रशासक भी बन गए, संभालने लगे। तो उसके बाद ये जो प्लंडर है, जो लूट है, वो किसी भी समय जैसा पहला हुआ करता था, प्रिसीडिंग मतलब पहले जो कभी हुआ होगा उससे भी बड़ी मात्रा में, बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से अब वो लूट जो है वो जारी थी। सो दिग्बी के अनुसार ब्रिटिश शासन के बाद भारत का आर्थिक शोषण मतलब जो धन है, यहाँ पे संपत्ति है, वो कम नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि पहले कभी इतना नहीं हुआ होगा। मॉडर्न इंग्लैंड हैज बीन मेड ग्रेट बाय इंडियन वेल्थ। आज जो हम इंग्लैंड बोलते हैं ना कि बहुत महान देश है या जो भी है,
उसकी जो भी समृद्धि है, वो जिससे ग्रेट बना है, जिससे उसको महानता उसकी बताई जा रही है, वो भारत की संपत्ति से ही बना है, इंडियन वेल्थ से ही बना है। वेल्थ ऑलवेज टेकन बाय द माइट एंड स्किल ऑफ द स्ट्रॉन्गर। जो पैसा है, जो भी हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, वो मिलिट्री पावर्स की वजह से, जो शक्तियां हैं, जैसे कि उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, सैन्य शक्ति थी, या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज थी, जो राजनीतिक रणनीतियां वो लोग बनाते थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, उसका उपयोग करके उन्होंने भारतीय जो संपत्ति थी उस पर पूरा अधिकार कर लिया, और शक्तिशाली होने के कारण वे भारत के जो भी चीजें थी, रिसोर्सेज वगैरह, उसका फायदा उठा पाए। ठीक, तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो विलियम दिग्बी हैं, उनके अनुसार ब्रिटिश रूल के दौरान भारत की संपत्ति को लगातार लूटा गया ब्रिटेन के द्वारा, और ब्रिटेन की समृद्धि और विकास का एक बहुत बड़ा भाग, जो हम बोल रहे हैं ना ब्रिटिश ग्रेट है, ब्रिटेन ग्रेट है, उसका एक बहुत बड़ा जो भाग है वो भारत की संपत्ति से उनको प्राप्त होता था। ब्रिटिश शासन का जो वास्तविक मोटिव था, जो उद्देश्य था मेनली, वो ये था अपना प्रॉफिट देखना। ठीक है, ये नहीं कि भारत का विकास करना, क्योंकि आगे हम रीड करेंगे उनका कहना ये था कि हम दूसरी कॉलोनीज पे इसलिए शासन करते हैं क्योंकि हम वहां के लोगों को सभ्य बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये मेन रीजन नहीं था, मेन रीजन तो था कि वो यहाँ के जो संसाधन वगैरह हैं उसका फायदा उठा सके। ओके, नाउ अब आगे बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। इस तरीके के डिटेल नोट्स होंगे, एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ। डिटेल नोट्स होंगे, उसमें बुक की एक्सरसाइज वगैरह सारी कवर की गई रहेगी, हर टॉपिक के हैं। आप एक एक करके भी चैप्टर्स के नोट्स ले सकते हैं, जैसे चैप्टर 1 है, 2 है, इसमें बुक की एक्सरसाइज, बिग क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो सारा, साथ ही साथ जो एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जैसे केस स्टडीज हैं, वो भी दे रखी है मैंने डिटेल में, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगी तैयारी में। तो आप चाहे तो नोट्स परचेज कर सकते हैं, नोट्स फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा। ओके, चलिए, इसमें जो बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं ये एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोलोनाइजेशन, कोलोनियलिज्म क्या होता है। मैंने यहाँ पर बहुत टाइम लिया ये यहाँ से यहाँ तक समझाने में, क्योंकि ये बेस बनता है आपके चैप्टर का। ये अगर इतना क्लियर है आपको तो चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। अब आप इसका आंसर जानते होंगे कि व्हाट इज कोलोनियलिज्म, ये होता क्या है। तो यहाँ मैंने आंसर दे दिया, आप ये लिख सकते हैं, कोलोनियलिज्म इज अ सिस्टम वेयर वन नेशन टेक्स कंट्रोल ओवर अनदर। कोलोनियलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक देश दूसरे देश पर कंट्रोल कर लेता है, उसके रीजन पे, उसके जो जमीन है, भूमि है, उस पे, लोगों पे, उसके रिसोर्सेज पे, है ना, अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए। इट ऑफन लीड्स टू द एक्सप्लॉइटेशन, और वहां के लोगों को लूटते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड मेजर चेंजेस इन द लाइव्स एंड कल्चर ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। जिस तरीके से उस देश के लोग पहले रहते थे, अब वो वैसे नहीं रह सकते, जैसे वहां के कोलोनाइजर्स जो है वो चाहते हैं वैसे रहना पड़ता है ना, वैसे चेंजेस करते हैं। तो इसी को कोलोनियलिज्म कहा जाता है। ये पहला आंसर हो गया। देन व्हाट ड्रू यूरोपियन पावर्स टू इंडिया, ऐसा क्या था भारत में जो कि ये यूरोपियन शक्तियां जो है ये भारत में आने के लिए इतना ज्यादा कोशिश कर रही थी या भारत में आ रहे थे, ऐसा क्या था। सो यूरोपियन कंट्रीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया फॉर सेवरल रीजंस, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इंडिया वाज रिच इन वैल्यूएबल गुड्स सच एज स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो व्हिच वर हाईली डिमांडेड इन यूरोप। इंडिया जो है बहुत ज्यादा रिच था, किन चीजों में, मसालों का यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती होती थी, कपास की यानी कॉटन की, सिल्क की, इंडिगो यानी नील की खेती बहुत हुआ करती थी, जिसके कारण ये सारी चीजें यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड में थी। तो व्यापारी यहाँ आते थे, यहाँ से खरीद कर लेकर जाते थे। और ये तो हो गया एक चीज। दे ऑल्सो वॉन्टेड डायरेक्ट ट्रेड रूट्स टू अवॉइड द मिडिल मैन, वो चाहते थे कि डायरेक्ट ट्रेड रूट्स मिले उनको, व्यापार का सीधा रास्ता मिल जाए, ताकि जो बिचौलिए हैं, बीच के लोग हैं जो भारत से सामान ले जाके ब्रिटेन में बेचते हैं, उनका रोल खत्म हो जाए। अब ये ब्रिटिशर्स खुद डायरेक्टली इंडिया जाना चाहते थे। सो जो सी रूट का खोज हुआ वास्को डिगामा के द्वारा, इससे ट्रैवल इजी हो गया। तो इकोनॉमिक मोटिव्स के साथ साथ यूरोपियन जो है उनका एम था स्प्रेड देयर रिलीजन एंड इंक्रीज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले एक तो ये था कि वो अपना पैसा बढ़ाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करे, साथ ही साथ वो अपने धर्म को भी प्रचार करना चाहते थे और पूरे विश्व में अपना इन्फ्लुएंस यानी कि अपना जो इंपॉर्टेंस है वो साबित करना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है इसमें, व्हाट वाज द इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। भारत जो है उसका इकोनॉमिक यानी उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी
जब बिफोर यानी कि जब ये जो कॉलोनियल पीरियड है, ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, उससे पहले भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और जियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। इकोनॉमिक होता है अर्थव्यवस्था, पैसे से रिलेटेड, आप समझ सकते हो, है ना। लेकिन ये क्या होता है, जियो पॉलिटिकल क्या होता है, जियो पॉलिटिकल मतलब किसी भी देश के बाकी देशों के साथ कैसे रिलेशन है, उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन हम बोल सकते हैं वो कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है किसी देश की और इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं किसी भी देश के साथ, वो होता है जियो पॉलिटिकल। तो वो कैसी कंडीशन थी इंडिया की कॉलोनियल पीरियड से पहले, तो उसका आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया है। बिफोर colonial rule इंडिया वॉज मेड अप ऑफ डिफरेंट किंगडम्स एंड एम्पायर। इंडिया जो है छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राजाओं के अंदर, वहां पे बहुत सारे किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का, जिसकी वजह से मर्चेंट्स यानी व्यापारी बहुत रीजन से एक दूसरी जगह जाकर ट्रेड किया करते थे। पॉलिटिकल पावर जो है वो एकजुट नहीं थी, वो डिवाइड थे। राजा जो है वो मैनेज करते थे अपने डिप्लोमेसी के थ्रू, है ना, और कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है वो सारा राजा देखते थे। कन्फ्लिक्ट्स अगर कहीं पर युद्ध वगैरह हो रहे हैं, जब कॉलोनियल रूल आया तो ब्रिटेन ने रीशेप किया इंडिया की इकोनॉमी को, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। रॉ मटेरियल भारत से जो कच्चा सामान है वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था। वहां की फैक्ट्रीज में उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाया जाता था, सामान बनाया जाता था, और उसको फिर भारत में लाकर सोल्ड बैक टू इंडिया, मतलब भारत में लाकर बेचा जाता था। इससे क्या हो रहा था, हम अपने ही जो हमारा सामान है उससे बनाई हुई चीजों को खरीद रहे थे और अपने पैसे को विदेश भेज रहे थे। इंडिया ने कंट्रोल जो है वो लॉस्ट कर दिया ओवर फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, एंड इट्स ग्लोबल पोजीशन बिकेम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो पहले वाला बात लिखना है तो सिर्फ इतना लिखेंगे, और बाद में क्या कंडीशंस थी वो इतना लिखेंगे, है ना। देन नेक्स्ट है, हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया इम्पैक्ट द कंट्री। कैसे कंट्री को इम्पैक्ट किया जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये वाला आंसर आप लिख सकते हो, है ना। सो इससे बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ था इकोनॉमी में इंडिया की, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पे, और सोसाइटल इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे, मतलब समाज में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। इंडिया की जो वेल्थ है वो कंटिन्यूअसली ब्रिटेन भेजी जा रही थी। मैंने बताया फिनिश गुड जब बनकर आएगा तो उसको खरीदेंगे यहाँ के लोग, खरीदने से में क्या होगा, हम अपना पैसा पे करेंगे उनको, वो पैसा लेकर वो लोग ब्रिटेन जाते थे। जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल जो चली आ रही थी इंडस्ट्रीज वो डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन होना मतलब कम हो गई। क्यों? क्योंकि फॉरेन कॉम्पिटिशन बढ़ गया। हैवी लैंड टैक्सेस, मतलब जो जमीन है, भूमि कर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए जाने लगे, इसीलिए किसान बहुत ज्यादा गरीब हो गए। फैमिन्स जो होती है, जिसमें कि सूखा पड़ जाता है, इसकी वजह से और कंडीशन खराब हो गई और ज्यादा, है ना। तो ये हो गया इकोनॉमिक कंडीशन। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपनी आजादी खो दी, ब्रिटिश सिस्टम अब आ गया था, जो लोकल गवर्नेंस था उसकी जगह पर ब्रिटिश सिस्टम आ गया था। सोसाइटी की अगर हम बात करें, पॉलिटिकली हमने देख लिया, इकोनॉमिक हमने देख लिया, अगर सोसाइटल लेवल पे बात करें तो वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया जाने लगा, न्यू एजुकेटेड क्लास बनने लगे इंडिया में। अब कुछ पढ़े लिखे जो ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम था उनका वो अपनाने लगे, उससे पढ़े लिखे लोग कुछ अलग तरीके से चीजें देखने लगे, बट वीकनिंग ट्रेडिशनल सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम था उसको वीक करने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जैसे रेलवे, ये कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे या ट्रेन जो है वो इंडिया के लोगों के लिए बनाई गई थी, उनकी सुविधा के लिए ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया, ताकि सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक इंपोर्ट किया जा सके। ओके, सो ये जो मेन क्वेश्चंस थे बेटा, ये मैंने बता दिए, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकते हैं, अदरवाइज यही सारे क्वेश्चन के आंसर हम पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। देखो शुरू में टाइम लग रहा है चैप्टर में, डोंट वरी, ये क्लियर होगा तो बाद में बस रीड करना रहेगा। अब एक ये इमेज दिया गया है फिगर 4.1, कभी कभी एग्जाम में इमेज दे देते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अ पेंटिंग एंटाइटल्ड, इसका टाइटल दिया गया है द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटेनिया। ईस्ट यहाँ पर किन कंट्रीज के लिए कहा गया है? वर्ल्ड के मैप में जो ईस्टर्न टाइप, जो ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज आती है ना, उनको कहा गया है। जैसे कि ईस्ट की तरफ कौन कौन सी आ गई? इंडिया है, ठीक है, या एशियन जो कंट्रीज है ना, मेनली उनकी बात हो रही है इस इमेज में। मतलब ये हो गए इधर वाले ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं, वो अपने रिचेस यानी जो उनकी संपत्ति है या जो धन है उसको ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया क्या होता है? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन को देते हुए दिखाया गया है।
ओके। सो इस पेंटिंग में ईस्ट को अपनी जो धन संपत्ति है उसको ब्रिटेन को देते हुए दिखाया गया है। ये दिखाता है कि ब्रिटेन ईस्ट की वेल्थ और रिसोर्सेज का लाभ ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ओके। नाउ ये जो है एक ग्रीक पेंटर के द्वारा दिया गया है, स्पिरिडियन रोमा, 1778 उन्होंने ड्रॉ किया है। पेंटिंग जो है बाद में डिस्कस भी की गई है इस चैप्टर में। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से ईस्टर्न कंट्रीज जो है ब्रिटेन को अपनी धन संपत्ति को सौंप रहे हैं। नाउ यहाँ पर अब एक टाइमलाइन दिया गया है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझाया गया है कि किस समय क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। तो ये जो टाइमलाइन है, भारत में जो यूरोपियन पावर्स धीरे धीरे आई, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज कैसे कैसे आए अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, उसको लेकर, और ब्रिटिश राज की शुरुआत कहाँ से हुई, ब्रिटेन कब आया और उसका शासन कब से शुरुआत हुई, वो सारे इवेंट को बताया गया है। जैसे 1440 है, 1498 में यहाँ पर वास्को डिगामा ने कैलिकट यानी सी रूट को खोज निकाला, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, है ना। कहां पर वो पहुंचा, कैलिकट, कोझिकोड जगह है एक, वहां पर वो पहुंचा। फिर 1560 में यहाँ पर एक गोवा में इंक्विजिशन, इंक्विजिशन क्या होता है, एक तरीके से न्यायालय आप बोल सकते हैं, उसकी स्थापना हुई। फिर यहाँ दिया है 1612 से 1690 के बीच में, ये जो गैप है इधर नेक्स्ट पेज पे मैप कंटिन्यू है, यहाँ 1690 के बीच में 2 इवेंट दिए हुए हैं। एक ये दिया है, पहले ये वाला पढ़ लेते हैं हम। ये द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। सो ये 3 जगह पर, सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, 4 जगहों पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की। ठीक है, सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किए, जहां से वो व्यापार किया करते थे, और यहीं से ब्रिटिश जो है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को शुरुआत करते थे या विस्तार किया करते थे। ओके। नाउ नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 1674 में दिया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो अभी हमने ब्रिटिश पढ़ा, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट पौंडीचेरी में सेटल किया। ठीक। फिर 1741 में दिया है डिफीट ऑफ डच एट बैटल ऑफ कोलाचल, कोलाचल जो जगह है वहां पर डच की डिफीट हुई, डच भी एक यूरोपियन कंट्री से, तो उनकी डिफीट हुई बैटल ऑफ कोलाचल में। ठीक। अब इसमें क्या और डिटेल्स है हम बाद में पढ़ेंगे। त्रावणकोर के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने डच की सेना को हराया था। ठीक। फिर यहाँ दिया हुआ है 1746 से 63 कर्नाटिक वॉर्स हुए बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। हमने देखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई और पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एस्टैब्लिश हुई, तो इनके बीच में वॉर था कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर कर्नाटिक वॉर्स हुए ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, है ना। इन युद्धों में ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीते थे, विजयी रहे थे, और फिर उसके बाद भारत पर उनका कब्जा जो है वो ज्यादा हो गया था। फिर 1770 से 1772 में फर्स्ट ग्रेट फैमिन इन बंगाल, बंगाल में इस समय में बहुत बड़ी एक हम बोल सकते हैं सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, और खाने की लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। यहाँ पर 1757 भी दिया था, पहले ये हमें पढ़ना था। ब्रिटिश विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी एक जगह है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में बंगाल में। वहां पर ब्रिटिशर्स की जीत हुई, वो जीते, और इस युद्ध में ब्रिटिशर्स, यहीं से इसी युद्ध के बाद से ब्रिटिशर्स का एस्टैब्लिशमेंट हम देखते हैं कि यहां से शुरुआत हुई। ठीक है, फिर ये हमने देख ही लिया। नाउ 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड्स मराठा पावर। एंग्लो मतलब इंग्लिश पीपल से, है ना, ब्रिटिश से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ जिसमें मराठा की जो पावर है वो खत्म हो गई पूरी तरीके से, और फिर ब्रिटिश जो राइज है वो शुरू हुआ, वहां से ब्रिटिश शासन जो है शुरू हुआ। ओके, तो ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट है 1818 हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया 1829 से 1833, यहाँ पर खासी अपराइजिंग हुआ। मेघालय के क्षेत्र में खासी लोगों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। आज के जो प्रेजेंट डे मेघालय, वहां पर गारो, खासी, जयंतिया, ये हमने पढ़ा था पहले ज्योग्राफी में। तो खासी जो लोग हैं उन्होंने अपराइजिंग हुई, मतलब कि विरोध किया ब्रिटिश शासन का। देन 1835 में यहाँ दिया हुआ है मैकले मिनट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, MM से याद कर सकते हो। मैकले मिनट आया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। इसमें क्या हुआ था, इस नीति के बाद इंग्लिश जो एजुकेशन है उसको बढ़ाया गया इंडिया में। ठीक है, इसी मैकले मिनट के बाद। सो 1835 में मैकलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन को लागू किया गया। फिर आती है बारी 1848 से 49, फॉल ऑफ सिख एम्पायर, द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्सेस पंजाब। देखो यहाँ पर किस तरीके से इवेंट बताए गए हैं। पहले मराठा को उन्होंने हराया, फिर सिख की बारी आई 1848 से 49 में। ठीक है, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब
पे जीत हासिल कर ली, पंजाब को अपने अधीन कर लिया, कब्जे में ले लिया। फिर है 1857, यहाँ पर आप पढ़ोगे द ग्रेट इंडियन रिबेलियन। यहाँ पर जो हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट सबसे पहले जो युद्ध हुआ था बड़े लेवल पे, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह था। ओके, नाउ 1858 में इसी युद्ध को खत्म करने के बाद 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 आप पढ़ोगे, इसी के बाद इसी युद्ध के बाद जब देखा उन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा वहां लोगों को संभाल नहीं पा रही और बहुत सारी उनकी पॉलिसीज गलत है, तो वहां की जो रानी है, ब्रिटिश जो क्राउन है, क्राउन यानी जो भी वहां पे राजघराने से रिलेटेड है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और डायरेक्टली अब ब्रिटेन का शासन इंडिया पे शुरुआत हो गया, स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश राज। मतलब अब वहां की जो महारानी है उनके अंडर भारत का कंट्रोल आ गया, भारत को वहां से चलाया जाने लगा। अभी तक 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, जो हमने देखा फ्रेंच के साथ उन्होंने युद्ध भी किया, वो शासन संभाल रही थी इंडिया का। ओके, सो आई होप ये टाइमलाइन आपको क्लियर होगा, ये स्टार्टिंग का सारा आपको क्लियर होगा। ये चैप्टर का बेस था बेटा, डोंट वरी कि इतना सारा टाइम मैम ने इसी में स्पेंड कर दिया, इसको एक बार और सुनना आप। ओके, चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ मराठास कंसिडरेबली वीकेन द मुगल एम्पायर बिफोर दे देमसेल्व्स succumbed to the British forces early in 19th century। हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था, चैप्टर नंबर 3 में, कि मराठास ने मुगलों को कमजोर कर दिया था। तो मुगल जो एम्पायर था वो ऑलरेडी कमजोर हो गया था, मराठा थोड़े पावरफुल दिख रहे थे, लेकिन वो भी लास्ट में जो है वो हार गए या कम पड़ने लग गए। किसके सामने? ब्रिटिश फोर्सेस के सामने 19वीं शती के शुरुआत में, है ना। यहाँ पर हमने देखा भी 1800 कहां पर था, ये वाला जो टाइम स्केल है यहाँ 1818 में एंग्लो मराठा वॉर जो है थर्ड में मराठा पावर को वीकन कर दिया। एंड येट मिलिट्री कैंपेन्स वर द ओनली वन फैक्टर इन इंडिया बिकमिंग द jewel in the crown of the British Empire, indeed the empire's largest colony। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। देखो मैं कलर थोड़ा चेंज करती हूँ, सारा एक जैसा दिख रहा है यहाँ पर। देखो एक क्यों कहा गया है, बहुत से कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल हासिल किया, लेकिन ये उन फैक्टर्स में से एक है। क्या? मिलिट्री कैंपेन। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी सेना का उपयोग करके उन्होंने भारत पर शासन किया, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण किया, है ना। नाउ तो इसमें क्या बताया गया है कि उन्होंने व्यापार तो किया, भारतीय शासक जो थे, जो किंग्स वगैरह थे, उनमें लूट फूट डलवाई, एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काया, युद्ध करवाए, पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस उन्होंने किया, साथ ही साथ मिलिट्री कैंपेन की। तो मिलिट्री कैंपेन एक इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके बाद इंडिया क्या बन गया? ज्वेल मतलब क्या होता है? नगीना या नग। जो भारतीय जो ब्रिटिशर्स क्राउन है, उनका जो ताज है, उसमें एक ज्वेल की तरह, एक कीमती पत्थर की तरह उसमें शामिल हुआ। और जो इंडिया उस वक्त कॉलोनी बनी, वो एम्पायर की लार्जेस्ट कॉलोनी थी। लार्जेस्ट कॉलोनी क्यों कहा जा रहा है? ब्रिटिश एम्पायर को सबसे ज्यादा फायदा यहां से होता था और ये भारत की सबसे बड़ी एक कॉलोनी थी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ने केवल मिलिट्री कैंपेन मतलब युद्ध के कारण ही नहीं जीता भारत पर कंट्रोल, बल्कि उन्होंने ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद रखने हैं, ट्रेड, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, इनकी मदद से भी भारत पे कंट्रोल किया, जिसके कारण जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉलोनी हमारा इंडिया जो है वो बन गया। यहाँ से बहुत फायदा ब्रिटिश एम्पायर को होने लगा। तो ये एक इंट्रो था। अब हम देखते हैं चैप्टर का रियल स्टार्ट, दैट इज द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कैसे ये जो उपनिवेशवाद है भारत में शुरुआत हुआ, उसको देखेंगे। बिफोर वी गेट देयर, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे एक्चुअली वो हुआ इंडिया में, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं समय में और कंसिडर करते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या फिनोमिना है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन के उससे जाओगे तो इट इज द प्रैक्टिस वेयर वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर रीजन। ये सब मैंने समझा दिया। जब एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना शासन करती है तो उसी को कहा जाता है कॉलोनियलिज्म। वहां जाकर अपने सेटलमेंट्स बनाने लगती है, रहने लग जाती है, वहां पर अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम को इम्पोज करने लगती है, मतलब लागू करने लगती है कि आप ऐसा कल्चर अपनाओ, आप ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था रखो, आप ऐसे शासन चलाओ, है ना। तो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल या सोशल, ये बहुत की टर्म्स है, आपको आने चाहिए। तो उसी को कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि रिसेंटली ऐसा कुछ हो रहा था, इसके जो अवशेष है, मतलब कॉलोनियलिज्म जो है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इसको ट्रेस किया जाता है टू द टाइम ऑफ ग्रेट एम्पायर्स इन फर्स्ट मिलेनियम बीसी। पहली जो मिलेनियम बीसी है तब से हम देख रहे हैं, बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, जब से शताब्दी की शुरुआत हुई उससे भी
मिलेनियम बीसी के अराउंड से हम देखते आ रहे हैं, इन द फर्स्ट मिलेनियम सीई, ठीक है, फिर कॉमन एरा में भी देखते आ रहे हैं। द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ऑल्सो इन्वॉल्व द colonization of the territories converted to new faith। जब क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहा था, फैला रहे थे, उस वक्त भी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के प्रसार के साथ कई क्षेत्रों पर कॉलोनी बनाए गए या कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। धर्मों के विस्तार के दौरान कई क्षेत्रों पर उन्होंने नियंत्रण जो है, कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश किया। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बट द एज ऑफ कोलोनियलिज्म यूजुअली रेफर्स टू, ये तो हो गई पहले की बात, लेकिन अगर हम बोले कि ये समय एग्जैक्ट अगर हम बात करें एज ऑफ कोलोनियलिज्म की, तो इसको माना जाता है यूरोप के एक्सपेंशन से। जब 15 शताब्दी के बाद जो इन्होंने एक्सपैंड किया अपने आप को पूरी दुनिया में, विच विद इन अ फ्यू सेंचुरीज एक्सटेंडेड टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ और कुछ ही शताब्दियों में, कुछ ही समय में ये दुनिया के बहुत बड़े पार्ट में ये लोग फैल गए। एज यू विल डिस्कवर इन हायर ग्रेड्स, यूरोपियन पार्ट्स इन पर्टिकुलर स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड established colonies across Africa, Asia, the Americas, Australias and many Pacific islands after conquering large part of those regions of the world। So आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि किस तरीके से जो यूरोपियन पार्ट्स हैं, इनमें मेन स्पेन आ गया, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, इन लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज जो है अफ्रीका की, एशिया की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और इवन पैसिफिक आइलैंड में जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जो आइलैंड्स हैं, उन पर, उनके बहुत बड़े पार्ट पर कंक्वेरिंग किया, मतलब जीत हासिल की और अपना शासन व्यवस्था शुरू किया। इसीलिए इसको एज ऑफ कोलोनियलिज्म कहा जाता है। ऑफन द कंक्वेस्ट वर अचीव थ्रू मिलिट्री कैंपेन। जैसा मैंने आपको बताया, मेन तो इनकी जो मिलिट्री पावर थी वो थी। तो ये जो कंक्वेस्ट है, ये जो लड़ाइयां वगैरह है, मेनली तो ये लोग मिलिट्री कैंपेन्स करते थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा मैसेकेयर मतलब क्या होता है कि मार देना लोगों को, है ना, बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारा जाता था। नरसंहार बोल सकते हैं। लोगों को गुलाम बनाया जाता था। एंस्लेवमेंट मतलब होता है टर्निंग समवन इनटू स्लेव। गुलाम बना लिया जाता था ऑफ नेटिव पॉपुलेशन। नेटिव मतलब जिस जगह वो लोग गए वहां पर एक तो मिलिट्री कैंपेन किया, इस एरिया में आए, यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन किया, युद्ध किया, लड़ाई की, मैसेकेयर किया, नरसंहार मतलब लोगों को मार दिया, और यहाँ जो बच गए, जो गरीब हैं या जो नहीं संभल पा रहे, उन लोगों को, वहां के जो नेटिव है, नेटिव मतलब उस पर्टिकुलर जगह के जो लोग हैं, उनको एनस्लेव कर दिया, मतलब गुलाम बना लिया। What impelled those nations to undertake such campaign? ऐसा क्या उनको इम्पेल कर रहा था, क्या उनको उकसा रहा था कि जाकर इस तरीके के कैंपेन्स करने हैं दूसरे नेशंस पे? सो पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन पार्ट्स। ये जो इतने यूरोपियन पार्ट्स हैं, स्पेन, इनके बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन था। क्रिएटेड अ रेस फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, कि कितनी ज्यादा टेरिटरी मतलब होता है एरिया, है ना, कितनी ज्यादा एरिया पे किसका एक्सपेंशन है, किसका कंट्रोल है, और पूरे विश्व में, ग्लोबल यानी पूरे विश्व में किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कौन ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, तो इसकी होड़ में, इस कंपटीशन में ये एक दूसरे देशों पर ये लोग आक्रमण किया करते थे, ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए। सो टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड ऑब्वियस इकोनॉमिक एडवांटेज। अगर किसी एरिया को आप जीत रहे हो, इस एरिया को जीत लिया, फिर एक और एरिया है, इसको जीत लिया, तो इसके इकोनॉमिक एडवांटेज तो है ही। क्यों है? इस एरिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उस पे आपका कंट्रोल हो जाता है, कि यहाँ हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले ही थे, एक और एरिया पे कंट्रोल हो गया तो यहाँ के भी नेचुरल रिसोर्सेज, हमें न्यू नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेस हो गए, मिल गए, नए मार्केट मिल जाते हैं। ब्रिटेन से कोई सामान बेचना है तो पहले इतने ही लोग खरीद पा रहे थे जो इस एरिया में थे, है ना, अब इस एरिया के भी लोग खरीद पा रहे होंगे तो मार्केट एरिया बढ़ गया, नए ट्रेड रूट्स बन रहे थे। एंड ऑफन प्लंडर एज वेल एज वी विल सी, प्लंडर यानी लूटना, लूट का भी काम हो रहा था। कन्वर्टिंग इंडिजीनियस पॉपुलेशन टू क्रिश्चियनिटी वाज अनदर पावरफुल मोटिवेशन। एक और मोटिवेशन था क्या, कि नई जगह जाना है, यहाँ के लोग चाहे किसी भी धर्म को मान रहे हो, हमें उनसे ये जो क्रिश्चियन धर्म है वो फॉलो करवाना है, वो मनवाना है, उनमें कन्वर्ट करना है। अ लेसर वन बट सिग्निफिकेंट नॉनदलेस वाज साइंटिफिक इंक्वायरी। तो ये रीजंस हम पढ़ रहे हैं किन कारण से वो कैंपेन्स करते होंगे। तो पहला हमने देख लिया कि होड़ थी, कि कौन ज्यादा पावरफुल है ना, यूरोपियन पावर्स के बीच में। दूसरा हमने देख लिया कि नए मार्केट्स, नए रिसोर्सेज उनको वहां पर मिलते थे। तीसरा कि धर्म को परिवर्तन करना चाहते थे। चौथा एक और कारण है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट है, साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी मतलब कि वो जांच पड़ताल करना चाहते थे, इंक्वायरी करना चाहते थे, खोज करना चाहते थे नए नए चीजों की। सो द डिजायर टू एक्सप्लोर अननोन लैंड सो एज टू एक्यूमुलेट नॉलेज ऑफ द प्लैनेट्स जियोग्राफी एंड नेचुरल हिस्ट्री। मतलब कि इस
जो हमारा प्लैनेट है इसकी ज्योग्राफी कैसी है, नेचुरल हिस्ट्री कैसी है, कहाँ पर कौन से प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, समुद्रों के रास्ते क्या हैं, देश कौन कौन से हैं, ये जानकारी प्राप्त करना भी एक कारण था. While colonizer often claimed they had the civilizing mission of bringing progress to the colonized people. मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो कंट्रीज हुआ करती थी ना, जो दूसरों पे जाके शासन करते थे, कोलोनाइजर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो कहते थे हमारा मिशन है सिविलाइजिंग मिशन. हम क्यों जा रहे हैं दूसरे कंट्री पे कंट्रोल करने? हम चाहते हैं कि वहां के लोगों को सभ्य बनाए, ठीक है, वहां पर प्रोग्रेस लेकर आए टू द कोलोनाइज्ड पीपल, वहां के लोगों के लिए, हु वर ऑफन डिमोनाइज्ड एज सेवेज, प्रिमिटिव और बार्बरिक. द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट. जिनको, जो वहां के लोग हैं ना, जैसे कि इस देश में वो लोग गए, यहाँ के लोगों को सभ्य करना चाह रहे हैं, इस देश को प्रोग्रेस कराना चाह रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी नजरों में वहां के लोग कैसे हैं? सैवेज. सैवेज मतलब क्या होता है? सैवेज मतलब असभ्य, कि वहां के लोग सभ्य नहीं है, ठीक है, असभ्य हैं. दूसरा प्रिमिटिव है, मतलब आधुनिक दुनिया से जुड़े हुए नहीं, ये बहुत पुराने हैं. बार्बरिक हैं. बार्बरिक मतलब कि जिनको रहने का तरीका नहीं है, बहुत रूड है, असभ्य है. लेकिन रियलिटी कुछ और थी. उनकी नजरों से वो ऐसा देखते थे किसी भी जगह जाकर, है ना, वो ऐसा डेमोनाइज करते थे. डेमोनाइज करना मतलब फॉल्सली, गलत तरीके से पोर्ट्रे करना, कि कोई इंडिविजुअल या जो ग्रुप है लोगों का, वो बहुत नेगेटिव तरीके से है, कि ये लोग ना बहुत बेकार हैं, इनको जीने का तरीका नहीं है, असभ्य हैं, इसीलिए हम यहाँ जा रहे हैं और इनको चेंज करना चाहते हैं. लेकिन रियलिटी क्या है? वो बहुत डिफरेंट थी. लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस. जैसे यहाँ पर ये लोग जाते थे, यहाँ के लोगों की आजादी छीन जाती थी. यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उसको वो एक्सप्लॉइट करते थे. एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या होता है? लूट मचा के रखते थे, लूटते थे वहां के संसाधन को, अपने देश में ले जाते थे, है ना. ये रियलिटी थी. और बाय द कोलोनाइजर. और डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. जैसे वहां के लोग पहले रह रहे हैं उसको हटा देते थे, उस तरीके को. अपने जो फॉरेन कल्चरल वैल्यूज है वो वहां पे इम्पोज करने लगते थे, लागू करने लगते थे. इट इज ट्रू दैट कॉलोनियल एज ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर. हाँ, ये सही बात है कि जैसे इस कंट्री में गए यहाँ शासन कर लिया, इस कंट्री में गए यहाँ शासन कर लिया, इससे पूरी दुनिया जो है, उसके देश एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए. ग्लोबलाइजेशन शुरुआत हुई. सो अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज एंड टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हुई. लेकिन जो बेनिफिट्स होता था इन सारे ग्रोथ का, मोस्टली उन कंट्रीज को मिलते थे जो कोलोनाइजर्स हुआ करते थे, जो जाकर दूसरों के ऊपर नियंत्रण करते थे. मैनी हिस्टोरिकल स्टडीज हैव डॉक्यूमेंटेड द इमेंस हार्डशिप दैट कोलोनाइज्ड पीपल हैड टू एंड्योर. बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें पता चलता है कि कोलोनाइज्ड पीपल, जिनके ऊपर वो जाकर कोलोनाइजर्स शासन किया करते थे, उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा. ठीक है, तो ये है. नाउ थोड़ा सा ये पार्ट बचा है, ये रीड करते हैं, फिर लेट्स एक्सप्लोर वाला देखेंगे. इन मेनी ऑफ द कोलोनाइज्ड रीजन, जहां पर वो लोग जाके, रीजन जहां पर भी शासन करते थे, रेसिस्टेंस बिल्ट अप अगेंस्ट द कोलोनाइजर. लोग जो है विद्रोह किया करते थे, वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे, तो विद्रोह में खड़े होते थे. फिनोमिनन ऑफ colonialism declined in mid 20th century. 20वीं शताब्दी के आसपास आकर कोलोनियलिज्म जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा. मेनली अगर हम बात करें स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद. मैनी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रैपिड वर्ल्ड वाइड डीकोलोनाइजेशन. इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण से पूरे विश्व में डीकोलोनाइजेशन होने लगा, मतलब कॉलोनीज अब हटने लग गई. विद मोस्ट कोलोनाइज कंट्रीज अटेंडिंग इंडिपेंडेंस. और उसके बाद बहुत सारी जो कंट्रीज पहले कोलोनाइज थी वो आजाद होने लगी. हाउएवर वी विल फोकस ऑन स्पेशल केस ऑफ इंडिया. यहाँ हम अपने देश के बारे में जानेंगे जो 1947 में डीकोलोनाइज हुआ, या कोलोनाइजर्स जो थे उनसे आजाद हुआ. ओके, अब यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ो. फिगर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो आपको ध्यान देना है. बड़ी क्लास में आ गए हो, यहाँ पूछते ही हैं आपसे, है ना. तो ये कार्टून दिया गया है, यहाँ पर एक दिखाया गया है, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है. यहाँ पर ये अफ्रीका के ऊपर खड़ा है. ये आप मैप देखोगे ना, तो ये अफ्रीका का मैप है. इसका मतलब है कि इस बिजनेसमैन ने पूरे अफ्रीका पे अपना होल्ड हासिल किया हुआ है, कंट्रोल है. और इसके हाथ में टेलीग्राफ का वायर है. टेलीग्राफ जो है ना उस वक्त नया नया इन्वेंट हुआ था. तो इसका मैसेज है कि ब्रिटिश एम्पायर ने अफ्रीका पे अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया था, और टेलीग्राफ जैसी जो नई कम्युनिकेशन सिस्टम थी उसको यूज करके उन्होंने इस कॉलोनी के ऊपर कंट्रोल कर रखा था. सो कार्टून जो है ब्रिटिश पावर और कॉलोनियल जो एक्सपेंशन होता है उसको दिखा रहा है ना. इसी इमेज के बेसिस पे यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन दिया. ये जो आपने कार्टून देखा, व्हाट दिस कार्टून इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस, ये क्या बताना चाह रहा है. हमें टेलीग्राफ के बारे में बताया कि ये परमिटेड इंस्टेंट कम्युनिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. अब ये कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, तो आपको ये एनालिसिस करना है.
मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर आपको आंसर लिखना है, कार्टून शोज ब्रिटिश कंट्रोल ओवर अफ्रीका। कार्टून में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था अफ्रीका के ऊपर। द बिजनेसमैन रिप्रेजेंट ब्रिटिश पावर, जो बिजनेसमैन है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ब्रिटेन की पावर, और टेलीग्राफ के वायर बता रहे हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम को। टेलीग्राफ हेल्प ब्रिटेन कंट्रोल इट्स कॉलोनीज, है ना। एंड देन कार्टून हाईलाइट इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश एम्पायर का क्या इन्फ्लुएंस था, उसको ये कार्टून जो है वो दिखा रहा है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। सो अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है यूरोपियंस इन इंडिया, ये आगे बढ़ने से पहले यहाँ प्लीज टाइप करो आप लोग टाइम स्टैम्प के साथ कि मैम हमने यहाँ तक देखा और वीडियो हमारी समझ में आया। किसको कोई डाउट है वो बताओ, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा यूरोपियन कंट्री जो है, कौन सी यूरोपियन कंट्री भारत में आई थी, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि यूरोपियन पार्ट्स जो है वो इंडिया में कैसे कैसे आई, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, और उनके डेवलपमेंट्स क्या हो गए। सो इंडिया ट्रेडेड विद द ग्रीक्स एंड द रोमन्स ओवर 2 मिलेनिया एगो। मिलेनिया मतलब क्या होता है, हजारों साल, है ना। तो इंडिया का जो व्यापार था, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स आए तब स्टार्ट हुआ या जो भी है, पहले से ही ग्रीक्स के साथ, रोमन के साथ हमारे जो व्यापार है वो चलते थे। भारत का जो सामान है, गुड्स है, जैसे कि मसाले हो गए, कपास यानी कॉटन, आइवरी यानी हाथी दांत, जेम्स, सैंडलवुड, देन टीक वुड, वुड स्टील, ये सारी कमोडिटीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में थी मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। मेडिटेरेनियन क्या होता है, जब आप ये अफ्रीका का मैप देखोगे ना, तो यहाँ अरेबिया है और यहाँ आप पोर्तुगाल, और ये वाला जो एरिया ना, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो इस सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं उन्हें हम मेडिटेरेनियन वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया में भारत की ये सारी चीजें बहुत फेमस थी। अंटिल 16th century CE, when European powers began sailing to the Indian subcontinent, India was a vibrant economic and cultural powerhouse. जब 16वीं शताब्दी के बाद भारत में कई यूरोपियन पावर्स आने लगे, है ना, 16th century के अराउंड जब आने लगे यूरोपियन पावर्स, तब भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट है या मजबूत बोल सकते हैं, आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत था, कल्चरल पावर हाउस था। हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स, जो इतिहासकार हैं वो अनुमान लगाते हैं, जैसे कि एंगस मेडिसन यहाँ दिया हुआ है, सजेस्ट दैट इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, एब्रीविएशन इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंट्री और द वर्ल्ड इन दिस केस प्रोड्यूसेस इन अ ईयर। एक साल में कोई देश, या यहाँ दुनिया की बात हो रही है क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी की बात हो रही है, एक साल में कितना सामान प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर उस वक्त के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि भारत उस समय पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका एटलीस्ट 1/4 पार्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता था, ठीक है। पूरी दुनिया की जीडीपी में उस समय की 1/4 भाग भारत का हुआ करता था ड्यूरिंग दिस होल पीरियड, मेकिंग इट वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ग्लोबली अलोंगसाइड चाइना। तो ये 2 पावरफुल इकोनॉमीज हुआ करती थी उस समय की पूरे विश्व में, एक इंडिया और चाइना, हुज कॉन्ट्रीब्यूशन वाज द सेम ऑफ द सेम ऑर्डर। ऐसे ही जैसे भारत का था, चाइना का भी इसी तरीके से जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन था। इट इज रिमार्केबल दैट फ्रॉम 16th century onward many European travelers to India described her as flourishing and noted her manufacturing capabilities. Flourishing मतलब क्या होता है, फलना फूलना, है ना। तो जब यहाँ पे यूरोपियन आने लगे बहुत सारे 16th century के बाद से, तो उन्होंने बताया कि भारत एक समृद्ध देश है, फ्लरिश्ड है, मतलब बहुत ज्यादा समृद्ध है, और यहाँ जो सामान बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और साथ ही साथ डाइवर्स एग्रीकल्चरल आउटपुट है, जो खेती होती है उसमें बहुत अलग अलग तरीके के जो चीजें हैं वो उगाई जाती हैं। एंड एक्सटेंसिव इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेडिंग नेटवर्क, और यहाँ का जो व्यापारियों का नेटवर्क है, जो व्यापार होता है देश विदेश से, वो सारा बहुत ही एक्सटेंसिव है, फैला हुआ है। तो व्यापारिक जो नेटवर्क है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो हमारा देश उस समय बहुत फ्लरिश्ड था, मतलब प्रॉस्पेरियस था। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाउएवर दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आल्सो मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव टारगेट फॉर यूरोपियन कॉलोनियल एम्बिशंस। अब आप समझ सकते हो कि कोई चीज सुंदर है, जैसे फूल हमें सुंदर लगते हैं तो हम उसको तोड़ लेते हैं, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं। हमें अच्छे लग रहे हैं इसीलिए हम ले लेते हैं, है ना। हम ये नहीं सोचते कि फूल का क्या होगा। वैसे ही अब हमारा देश इतना फ्लरिश्ड है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दुनिया में दिख रही हैं कि इंडिया में इतनी सारी
अपॉर्चुनिटीज हैं, व्यापार के बहुत से मौके मिल सकते हैं। तो इसी कारण इंडिया जो है खटकने लगा आंखों में, या कह सकते हैं कि इंडिया पे सारे अधिकार शुरू करना, अपना अधिकार बनाने की कोशिश करने लगे हैं। तो भारत की यही आर्थिक समृद्धि जो है यूरोपियन कॉलोनियल एम्बिशंस का लक्ष्य भी बन गई, मतलब एक लक्ष्य बन गया कि ये हमें पाना है। सो अब हम सर्वे करेंगे यूरोप की फर्स्ट कॉलोनियल पावर इन इंडिया। सबसे पहले कौन सी कॉलोनी आई इंडिया में, कौन से कॉलोनियल पार्ट्स आए इंडिया में, वो हम जानेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है पोर्चुगीज, जो पुर्तगाल के लोग थे, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ये क्लियर है आपको कि भारत जो है प्राचीन काल से ही विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है। इंडिया में, इंडिया की जो वस्तुएं हैं, जो कमोडिटीज हैं, ये हमने देखा विदेश में बहुत ज्यादा मांग में थी। कहाँ पर, मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक था। एक चाइना के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा। भारत की समृद्धि ने यूरोपियन पावर को आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। देन इसी कारण से उन्होंने भारत में कॉलोनी स्थापित की। ओके, इस क्रम में अब हम पहला पढ़ने वाले हैं पुर्तगाल के बारे में। सो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर। एक्सप्लोरर क्या होता है, खोजकर्ता, ठीक है, जो खोजने निकला हो कुछ, खोज करता। और नेविगेटर क्या होता है, समुद्र से यात्रा करने वाला, समुद्री यात्री, ठीक है। सो पोर्चुगीज जो एक्सप्लोरर थे, जो खोज करना चाहते थे, जो नेविगेटर थे, उनमें से एक वास्को डिगामा है ना। सबसे पहले वास्को डिगामा जो है 1498 में कपड़ जगह एक है जो भारत में है, वहां पर पहुंचे, नियर कोझिकोड इन केरला, वहां पर पहुंचा। पेव द वे फॉर द बिगनिंग ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन इन इंडिया। यहां से शुरुआत होती है भारत में यूरोपियन कोलोनाइजेशन की। ओके, नाउ दो ही वॉज वेल रिसीव्ड, हिज अग्रेसिव वेज फेल्ड टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द लोकल रूलर्स। वास्को डिगामा जब भारत में आया तो उसको अच्छे से स्वागत किया गया, बुलाया गया, लेकिन उसका जो बिहेवियर था ना, वो अग्रेसिव था, बहुत आक्रामक उसका व्यवहार था, अच्छे से बिहेव नहीं करता था, जिस कारण से फ्रेंडली रिलेशन जो वहां के राजा है उनके साथ उसका नहीं बन पाया है ना, फेल हो गया। नाउ ड्यूरिंग हिज सेकेंड वॉयज 4 years लेटर, 4 साल बाद जब वो दोबारा आया तो उसने क्या किया, ही सीज्ड मतलब होता है कब्जा कर लेना, पकड़ लेना, टॉर्चर करना, एंड किल्ड इंडियन मर्चेंट्स। जो भारत के व्यापारी थे ना, उसको उसने पकड़ लिया, टॉर्चर किया और मार दिया। एंड बोम्बार्डेड कैलिकट फ्रॉम द सी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समुद्र से ही उसने कैलिकट पे भी हमला कर दिया। बोम्बार्ड करना मतलब आक्रमण कर दिया या हमला कर दिया। नाउ पोर्चुगीज कैप्चर्ड स्ट्रेटेजिक पोर्ट इंक्लूडिंग गोवा इन 1510। जैसे भारत का इधर वाले मैप की बात हो रही है ना, यहाँ पर केरला है, यहाँ गोवा है, तो यहाँ 1510 में पुर्तगाल के लोगों ने क्या किया, गोवा पे अपना स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्ट एस्टैब्लिश किया, विच बिकेम द कैपिटल ऑफ देयर कॉलोनी इन इंडिया। भारत में ये जो गोवा है 1510 में इन्होंने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाया। स्ट्रेटेजिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्ट बनाया पोर्चुगीज ने, और इसी को अपना कैपिटल घोषित कर दिया। एज वेल एज सेवरल ट्रेडिंग पोस्ट अलोंग द मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट। उन्होंने मालाबार कोस्ट यानी समुद्र का किनारा, कोरोमंडल कोस्ट, इन जगहों पर भी बहुत सारे पोस्ट्स बनाए, ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, जहां से वो व्यापार को संचालित किया करते थे या चलाया करते थे। ओके, नाउ आगे दिया हुआ है यहाँ रानी अबक्का के बारे में दिया, ये हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी आपका एक चैप्टर है ना, क्लास 8th या 7th का लास्ट चैप्टर है ये। नाउ द पोर्चुगीज इंप्लीमेंटेड अ सिस्टम नोन एज कार्टर्स पास। कार्टर्स क्या होता था, जैसे ये समुद्र से आए हैं, है ना, इधर से आए हैं। अब अगर भारत का कोई व्यापारी समुद्र में व्यापार करने जा रहा है तो इनको एक परमिशन लेटर चाहिए होता था, ठीक है, इसी लेटर को लेने के बाद व्यापार करने जा सकता था। तो ये किसने लागू किया ये सिस्टम, पोर्चुगीज ने। उन्होंने कहा आपको व्यापार करने जाना है, जाओ, लेकिन आप हमसे ये लेटर लोगे, परमिशन लोगे कि आप जो है जहाज लेके जा रहे हो समुद्र में व्यापार करने के लिए। तो ये जो कार्टेज पासेस हैं, रिक्वायरिंग ऑल शिप्स इन अरेबियन सी टू परचेज पोर्चुगीज परमिट फॉर नेविगेशन। समुद्र में यात्रा करने जाना है तो यहाँ भारत के अरेबियन सी है, अरेबियन सी में अगर जाना है तो आपको पोर्चुगीज से क्या लेना पड़ेगा, एक परमिशन लेटर या कार्टेज लेना पड़ेगा। जो भी शिप्स ऐसी होंगी, जहाज ऐसे होंगे, विदाउट दीज परमिट्स वर सीज्ड। अगर उन्हें पास ये परमिट नहीं हुए तो उन्हें सीज कर लिया जाएगा। ये नेवल जो डोमिनेशन था, समुद्र
नेवल मतलब सी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड, ये जो प्रभुत्व था, ये जो इनका कंट्रोल हो रहा था, अलाउ देम टू मोनोपोलाइज द स्पाइस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप फॉर नियरली अ सेंचुरी। अब ये देखो परमिशन लेनी पड़ रही है इनकी, तो इससे क्या हो रहा है, ये अपना कंट्रोल बना रहे हैं, डोमिनेंस मतलब अपना प्रभुत्व बना रहे हैं, और एक तरीके से इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली। मोनोपोली मतलब होता है कि किसी भी फील्ड में अकेले रहना, कोई कंपटीशन ना हो आपका। तो स्पाइस मसालों का जो व्यापार होता था, एक तरीके से इनकी मोनोपोली हो गई, ये इंडिया से लेकर जाते थे और यूरोप में बेचते थे, तो एक तरीके से बिचौलिए जैसे हो गए, है ना, यहाँ से ले जाकर चीजों को वहां पर बेचना। नाउ आगे देखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये कार्टेज सिस्टम आप याद रखना, है ना। नाउ अलोंग साइड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल यानी जो पैसे के तौर पे ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे, उसके साथ साथ अलोंग साइड पोर्चुगीज प्रेजेंस इन वेस्टर्न इंडिया वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। ये जो वेस्टर्न इंडिया में, ये इधर क्या है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, यहाँ पर जो पुर्तगाल के लोगों का प्रेजेंस था, ये एक तरीके से धार्मिक लेवल पे भी अगर हम बोले कि धर्म को परिवर्तन करना, जो दूसरे धर्म के लोग थे उसको बहुत ज्यादा तंग किया जाता था, प्रोसिक्यूट किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था। इन गोवा दे एस्टैब्लिश्ड द इंक्विजिशन इन 1560। इंक्विजिशन क्या होता है, एक तरीके से ट्राइब्यूनल सेटअप बाय द रोमन कैथोलिक चर्च टू जज हेरेटिक्स, दैट इज क्रिश्चियन सस्पेक्टेड ऑफ होल्डिंग ओपिनियन contrary to the church doctrine. Over some 600 years across Europe, many thousands of supposed heretics were tortured and executed. So यहाँ पर इंजीक्यूशन एस्टैब्लिश किया गया गोवा में 1560 में। अब इंजीक्यूशन क्या होता है, एक तरीके की ऐसी व्यवस्था या ऐसा कोर्ट आप बोल सकते हो, जहां पे जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं या जो इनका धर्म है उसको नहीं मान रहे हैं, उसके खिलाफ फैसला देना, उनको एक कड़ी से कड़ी सजा दी जानी, ठीक है। तो 1560 में गोवा में एक ऐसा इंक्विजिशन स्थापित किया गया, जिसने कि हिंदूज which severely persecuted Hindus, Muslims, Jews and Christian converts suspects of practicing their original faith. तो इस इंक्विजिशन ने, इस कोर्ट ने क्या किया, जो हिंदू, मुस्लिम या ज्यूज थे और ऐसे क्रिश्चियंस, उनको कठोर दंड दिया गया जो कि अपने पुराने धर्म को मानते थे, जो इनके धर्म को नहीं मान रहे हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था, यानी कि सजा दी जाती थी, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। ओके, नाउ ये एक जगह आप देख सकते हो, अ प्लेक इन कोझिकोड मार्किंग वास्को डी गामा अराइवल इन 1498। नाउ आगे देखते हैं। प्रोसिक्यूशन वॉज अकम्पनीड बाय फोर्स्ड कन्वर्जन। ये नहीं कि सिर्फ उत्पीड़न दे रहे हैं, कि सिर्फ तंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं या उनको परेशान कर रहे हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन, उनको फोर्सफुली कहा जाता था, जबरदस्ती कहा जाता था, धर्म परिवर्तन करो, आप हमारे धर्म को अपनाओ। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी हिंदू टेम्पल्स, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अमंग अदर फॉर्म्स ऑफ एब्यूज ऑफ नेटिव पॉपुलेशन। सो मंदिरों को नष्ट करना भी एक तरीके का परेशान करना ही हुआ, एक तरीके से लोगों को वहां के तंग करना हुआ। ये जो इंक्विजिशन है, ये कब खत्म हुआ, 1812 में। तो आई होप इट इज क्लियर कि हमने पोर्चुगीज के बारे में पढ़ा कि कैसे वास्को डी गामा पहले आया, उन्होंने मोनोपोली बनाई, कार्टेज सिस्टम बनाया, है ना। तो ये पोर्चुगीज के बारे में हो गया। अब यहीं पर एक मेंशन आता है, अ फ्यू सेंचुरीज एगो द पोर्ट टाउन ऑफ उल्लाल। उल्लाल एक जगह है सदर्न कर्नाटका के पास, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था, और ये कौन कंट्रोल करता था, रानी अबक्का फर्स्ट। इन द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी पोर्चुगीज जो थे, उन्होंने बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में अटेम्प्ट किए टू टेक ओवर इट, उस पे कंट्रोल करने के लिए, उल्लाल के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए। लेकिन जो रानी अबक्का फर्स्ट थी, उन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए, उन्होंने जो पड़ोसी राजा वगैरह थे उनके साथ मिलकर ग्रुप्स बनाए, अलायंस बनाए, एंड थ्वार्टेड देयर अटेम्प्ट्स, और उनके सारी कोशिशों को हरा दिया। शी वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड, लेकिन उनको फिर कैप्चर कर लिया गया और फिर वो लड़ते हुए ही जेल में शहीद हो गई। हर सक्सेसर रानी अबक्का सेकंड जो थी, इज रिपोर्टेड टू हैव क्रिएटेड फायरबॉल्स आउट ऑफ कोकोनट शेल। रानी अबक्का सेकंड के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फायरबॉल्स बनाए थे, जो नारियल का खोल होता है, ऊपर का शेल होता है, उससे, एंड सेट सेवरल शिप्स ऑफ द पोर्चुगीज नेवी ऑन फायर, और बहुत सारे जो पुर्तगाल के नाव वगैरह थे उनमें आग भी लगा दी थी। द इंस्पिरेशनल स्टोरीज आर रिमेम्बर्ड इवन टुडे थ्रू द यक्षगंगा, अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा। वहां पर एक डांस ड्रामा है, लोकल फॉर्म यक्षगंगा कहा जाता है, उसके थ्रू अभी भी जो इनके ये इतने इंस्पिरेशनल कहानियां हैं, इनको प्रस्तुत किया जाता है।
ओके, सो ये थी कहानी रानी अब्बक्का फर्स्ट एंड सेकंड की। इनके बारे में आपका इंग्लिश में चैप्टर भी है, वहां पर आप और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब हम देखते हैं डच। तो ये हो गए पोर्चुगीज के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं डच के बारे में। सो कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन। डच अराइव्ड इन इंडिया इन अर्ली 17th सेंचुरी। वो 17th सेंचुरी की शुरुआत में आए, जैसे पोर्चुगीज आए थे वैसे ही, लेकिन फोकस प्राइमरली ऑन कॉमर्शियल डोमिनेंस, पर्टिकुलरली इन द स्पाइस ट्राइड। जैसे पोर्चुगीज क्या थे, वो यहाँ के लोगों पे गलत तरीके से अपना प्रभुत्व बना रहे थे, है ना, मार धाड़ करते थे, अग्रेसिव थे। लेकिन जो डच थे ना, इनका मेन था कि कमर्शियल डोमिनेंस, की व्यापारिक तौर पे वो अपना इंपॉर्टेंस बनाए, डोमिनेंस बनाए, मेनली मसालों के व्यापार पे। दे एस्टैब्लिश अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी विद ट्रेडिंग पोस्ट इन वेरियस पार्ट्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग ऑन द वेस्ट कोस्ट सूरत, भरूच, Cochin, and on the east coast Nagapattinam and Masulipatinam, present day Pattinam। तो इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की, बहुत जगह पर ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, जैसे उन्होंने बनाए थे गोवा में, और अलग जगह पे वैसे ही, जैसे कि कुछ नाम दिए, सूरत, भरूच, कोचीन, इन जगहों पर अपने ट्रेडिंग पोस्ट उन्होंने बनाए। ऐसे ही नागपट्टिनम और मसूलीपट्टिनम, जिसे आज मछलीपट्टनम कहते हैं, इन जगहों पर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रेजेंस वाज इन मालाबार रीजन ऑफ केरला। केरला का जो मालाबार रीजन है, वहां पर इनका जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वेयर दे डिस्प्लेस द पोर्चुगीज फ्रॉम सेवरल ट्रेडिंग सेंटर्स। यहाँ पर जो मालाबार रीजन है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पोर्चुगीज जो पोर्ट्स वगैरह थे, पोर्चुगीज जो व्यापारी थे, उनके ट्रेडिंग सेंटर्स को हटा दिया था। मतलब यहाँ पर डच का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता चला जा रहा था। ओके, यहाँ एक इमेज दिया हुआ है, अ डिपिक्शन ऑफ सरेंडर ऑफ डच फोर्सेस टू किंग मार्तंड वर्मा ऑफ त्रावणकोर। ये मार्तंड वर्मा है त्रावणकोर के, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो डच है फोर्सेस, इन्होंने अपना क्या कहते हैं कि हथियार डाल देना, या सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कहां पर, त्रावणकोर के राजा के सामने, आफ्टर द बैटल ऑफ कोलाचिल 1741 सीई। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो भारत में क्या हुआ था, डच का जो कंट्रोल है, जो प्रभाव है, ज्यादा समय तक नहीं चला था। 1741 में बैटल ऑफ कोलाचिल हुआ, जिसमें कि उनका हार हुआ, और उसके बाद उनका जो डोमिनेंस है, उनका जो कंट्रोल है, वो तेजी से खत्म हो गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। डच प्रेजेंस इन इंडिया वॉज अल्टीमेटली लिमिटेड, है ना, लिमिट समय के लिए था। और सिग्निफिकेंटली बैटल ऑफ कोलाचल के बाद जो हार हुई 1741 में, उसके बाद वो हार गए, और जो फोर्सेस हैं त्रावणकोर के अंडर किंग मार्तंड वर्मा डिसाइसिवली डिफीटेड द डच, बोथ ऑन लैंड, जमीन पे तो हरा ही हराया, समुद्र की लड़ाई में भी हराया। त्रावणकोर किंगडम वॉज इन द सदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। ये जो बैटल है, ये रेयर इंस्टेंस है एशियन पार्ट सक्सेसफुली रिपेलिंग अ यूरोपियन कॉलोनियल फोर्सेस। ये जो युद्ध हुआ, ये दिखाता है कि किस तरीके से ये युद्ध एक दुर्लभ युद्ध है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये जो युद्ध है दिखाता है कि किस तरीके से एशिया के पावर ने, एशिया की एक कंट्री ने यूरोप की कॉलोनियल फोर्स को सफलतापूर्वक पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, है ना। सो आई होप इट इज क्लियर कि उस समय बहुत सारी यूरोपियन जो पावर्स थी, वो एशिया के देशों में आ रही थी, जीत रही थी, लेकिन बैटल ऑफ कोलाचल है, यहाँ इसमें त्रावणकोर ने डच को हरा दिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस के बारे में, कि जो फ्रेंच थे उनका क्या एम्बिशंस था, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच एंटर्ड द इंडिया लेटर। फ्रेंच बाद में आए। इन्होंने फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट अपना सूरत में 1668 में बनाया, और सब्सिक्वेंटली पोंडिचेरी, प्रेजेंट डे पुडुचेरी, फिर पुडुचेरी में भी बनाया इन 1674, वेयर दे एस्टैब्लिश देयर ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं पर उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटेन की नहीं थी, जो भी यूरोपियन पावर इधर ईस्टर्न साइड आते थे ना व्यापार करने, तो ईस्टर्न इंडिया कंपनी बनाते थे, जैसे फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी, डच की, ब्रिटेन की। ओके, नाउ एंड डेवलप्ड एम्बिशियस प्लान टू एस्टैब्लिश अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। और इसके बाद उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि वो एक फ्रेंच एम्पायर एस्टैब्लिश करेंगे, कहां पर, इंडिया में, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित भी उन्हें करना था। नाउ ड्यूप्लेक्स के बारे में जानते हैं। सो Dupleix, who served as Governor General of French
India from 1742 to 1754 pioneered several colonial strategies that would later be adopted by British. So 1742 से 1752 तक जो फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे जिसका नाम है ड्यूप्लिक्स, इन्होंने ऐसी बहुत सारी कॉलोनियल स्ट्रैटेजीज बनाई इसने जो कि ब्रिटिश ने बाद में अपनाया। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज उन्होंने डेवलप की, कॉलोनियल स्ट्रैटेजीज। नाउ आगे देखते हैं। सो ड्यूप्लिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिसने भारत में फ्रेंच के जो कंट्रोल है, जो उसका प्रभाव है, उसको बढ़ाने की प्रयास किया। इन पर्टिकुलर उन्होंने क्या किया, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज थी? तो ही ट्रेंड इंडियन सोल्जर्स इन यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स। जो यूरोप की मिलिट्री टेक्निक्स थी उसके थ्रू यूरोपियन इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेनिंग दी। क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन्फेंट्री सोल्जर्स नोन एज सिपोइज, सिपाही जो होते थे उनको सिपोइज बना दिया। एक अनुशासन, डिसिप्लिन, एक पैदल सैनिक। इन्फेंट्री क्या होता है? पैदल सैनिक, है ना, जो पैदल चलकर, जैसे एक होते हैं घुड़सवार, है ना, तो ये पैदल जो सैनिक है उनको डिसिप्लिन, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की। ड्यूप्लिक्स ऑल्सो डेवलप्ड द स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट रूल थ्रू पपेट इंडियन रूलर्स। इसने ही स्टार्ट की वो स्ट्रैटेजी जिसमें कि राजा को बस एक नाम का राजा बना दिया जाता था। पपेट यानी क्या होता है? कठपुतली। जैसे सीट पे तो राजा बैठेगा और इसने राज दरबार में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया जिसके थ्रू ये जो बोलता था राजा वही करता था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये राजा नहीं बना, इसने राजा को कंट्रोल में लिया और राजा से सारे काम करवाए। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट रूल, है ना। राजा क्या बन के रह गया? पपेट, यानी कि कठपुतली बनकर रह गया। हु वर इंस्टॉल्ड थ्रू इंटरवेंशन इन लोकल सक्सेशन डिस्प्यूट। जैसे कि ये एक राजा है और ये उसका भाई है। अब इस राजा की डेथ हो गई, ठीक है, इस राजा के 2 बेटे हैं और इस राजा का 1 बेटा है। अब ये राजा गद्दी पे था, इसकी डेथ हो गई, तो अब ये वाला कहेगा मैं राजा बनूंगा, इसके बेटे कहेंगे मेरे पापा राजा थे तो मैं राजा बनूंगा। तो ये जो राजा बनने की लड़ाई होती थी ना, इसमें ये जो फ्रेंच हुआ करते थे साथ दे देते। मान लो इसका साथ दे दिया और इनको मरवा दिया, या इसका साथ दे दिया, बाकी इन लोगों को मरवा दिया, तो अब क्या होगा? इसके सपोर्ट की वजह से कोई राजा बना, तो जब वो राजा बन जाएगा तो इसकी बात उसको माननी पड़ेगी क्योंकि इसने सपोर्ट किया था। समझ में आया? तो ऐसे इंटरवेंशन के थ्रू, सक्सेशन मतलब कि कौन गद्दी पे बैठेगा, उसमें सहायता करके और इस तरीके के झगड़ों में पड़ के, जो विवाद हुआ करते थे उसमें हस्तक्षेप करके, इंटरवेंशन करके भारतीय जो शासक हुआ करते थे उस पर अपना कंट्रोल बना लिया करते थे, है ना, और फिर इनडायरेक्ट रूल्स वो प्ले किया करते थे। ओके, नाउ देखते हैं आगे। सो फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस इन इंडिया वर अल्टीमेटली चेक्ड ड्यूरिंग द कर्नाटिक वॉर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको कोई भी, ऐसा नहीं है कि सब चाह रहे थे फ्रेंच अब कॉलोनी बने रहे, इनके भी अगेंस्ट आए। कौन आए? ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन चाहती थी इनको हटाना। सो फ्रेंच की जो कॉलोनीज हैं उसके खिलाफ कौन आया? कर्नाटिक वॉर में, अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ब्रिटिश और फ्रेंच पावर के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, जिसे कि एक सीरीज कह सकते हैं हम। 1746 से 63 के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई, जिसे कर्नाटिक वॉर 1, 2 ऐसे कहा जाने लगा। ठीक है, ठीक है। डिस्पाइट इनिशियल सक्सेसेस अंडर ड्यूप्लिक्स, ड्यूप्लिक्स जब था उस समय तो शुरुआत में तो फ्रेंच जीत रही थी। उसने मद्रास पे कैप्चर भी किया जो प्रेजेंट डे चेन्नई है 1746 में, शुरुआत में, है ना, इनिशियल सक्सेस में। द फ्रेंच अल्टीमेटली लॉस्ट ग्राउंड टू ब्रिटिश, लेकिन बाद में वो ब्रिटिश के आगे हारने लग गए। एंड देयर कॉलोनी वर रिड्यूस्ड टू पोंडिचेरी एंड अ फ्यू स्मॉलर एनक्लेव्स। फिर पूरे भारत से उनका जो कंट्रोल है वो हट गया, सिर्फ थोड़ी सी जगह पर जो पुडुचेरी है, पोंडिचेरी, और छोटे छोटे जो स्मॉलर एनक्लेव्स थे वहां पर सिर्फ इनका कंट्रोल रह गया। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इनको हरा दिया। लाइक द डच and unlike the Portuguese, the French colonial powers did not much intervene in Indians social and religious life. ठीक है, पॉलिटिकली तो उन्होंने इंटरफेयर किया राजा के काम में, काज में, लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि धर्म बदलने लगते थे पोर्चुगीज वगैरह तो थे, लेकिन इन्होंने जो फ्रेंच थे ना, इन्होंने सोसाइटी जो जैसा कल्चर है यहाँ का, जो रिलीजन है यहाँ के लोगों का, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, इंटरवेन नहीं किया। ओके, अ रेयर एक्सेप्शंस वाज द डिस्ट्रक्शन इन 1748 ऑफ पोंडिचेरी's large पुरीश्वरम टेम्पल ऑर्डर्ड बाय ड्यूप्लिक्स ऑन द persistent रिक्वेस्ट ऑफ Pondicherry's priest and Duplix's own wife with a view to asserting the dominance of Christianity. So यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे हमें बहुत कम इंसिडेंट्स देखने को मिले कि फ्रेंच ने रिलीजियस या सोशल चीजों में हस्तक्षेप किया हो। लेकिन ये जो नुकसान पहुंचाया गया ना, ये किसके आदेश पे? जो चर्च के प्रिस्ट हैं, पुजारी जैसे हमारे यहाँ होते हैं, उनके यहाँ ईसाई पादरी होते हैं, और जो ड्यूप्लिक्स की पत्नी थी
उसके असर्शन मतलब कि उसके अनुरोध पे ये किया गया, बार बार वो कह रही थी या जो भी चीजें हैं उस पे किया गया। इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था क्रिश्चियनिटी को एस्टैब्लिश करना, कि क्रिश्चियन धर्म को डोमिनेंस पावर बनाना। Okay, generally, however, the French had to be content with a modest amount of trade with India. हालांकि क्या हुआ कि फ्रेंच को भारत में केवल ट्रेड तक ही सीमित रहना पड़ा, वो भी बहुत थोड़ी जगह पर, जैसे पुडुचेरी हमने पढ़ा, और थोड़े से जो कंट्रोल्स थे वहां पर, है ना, स्मॉलर एनक्लेव्स में। अब आगे देखते हैं। ये एक आप देख सकते हो मैप जैसा दिया हुआ है। ये क्या है? 1764 प्लान है पोंडिचेरी का, शोइंग द सिटी एनक्लोज्ड इन फोर्टिफिकेशन। ये एक तरीके से किलेबंदी की गई है सुरक्षा के पर्पज से पूरी सिटी को। ग्रिड प्लानिंग, ये जाल जैसी सिटीज डेवलप की गई हैं। अंदर स्ट्रक्चर है, लार्ज स्ट्रक्चर, ये समुद्र का किनारा है ना, समुद्र के किनारे पे ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये किला है जो सी की तरफ है। एट द बॉटम वाज द फोर्ट, है ना, किला है। द टॉप ऑफ द प्लान पॉइंट्स टू द वेस्ट, ये जो टॉप है इधर वेस्ट को दिखाया गया है, ये इधर ईस्ट है ना, मतलब ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये इसको दिखाया गया है इधर। तो ये फोर्ट है, तो फोर्टिफिकेशन किए जाते थे, राइट। तो ये इमेज जो है मेनली दिखाता है कि किस तरीके से फ्रेंच ने पोंडिचेरी में अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किया था। अब बारी आती है कि कैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, है ना। अभी तक हमने पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच इनको देख लिया, अब हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ब्रिटेन डोमिनेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर नियरली 2 centuries, लगभग 200 साल तक ब्रिटेन ने शासन किया। हाउ डिड दिस हैपन, ये हुआ कैसे? मैनी बुक्स हैव डिसेक्टेड द मेथड्स ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, बहुत सारी बुक्स अलग अलग मेथड बताती है। वी विल नॉट अटेम्प्ट टू टेल अ कंप्लीट स्टोरी, यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं बतानी है हमें, बट वी विल फोकस ऑन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कॉलोनियल प्रेजेंस इन इंडिया। लेकिन हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे कि किस तरीके से वो कॉलोनी बनी इंडिया। तो सबसे पहले हमने शुरू में ही देखा था कि वो व्यापारी के फॉर्म में आए थे और यहाँ पर शासन संभालने लगे। सो फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ट्रेडिंग कंपनी को ट्रांसफॉर्म इनटू अ इंपीरियल पावर। ये जो ब्रिटिश ने भारत के ऊपर जीत हासिल की, ये एक बहुत दुर्लभ या कह सकते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट है पूरे हम वर्ल्ड की हिस्ट्री में बोले, कि किस तरीके से एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी है एक प्राइवेट, है ना, और कैसे ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और यहाँ पर एक इंपीरियल पावर बन जाती है, शासन संभालने लग जाते हैं वो। अनलाइक क्लासिक कंक्वेस्ट, ब्रिटिश टेक ओवर ऑफ इंडिया वाज ग्रेजुअल। ऐसा नहीं है कि एकदम से गए और उन्होंने इंडिया के ऊपर जीत हासिल कर ली, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे, कैलकुलेटेड, बहुत ज्यादा गुना भाग करके कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड ऑफन डिस्गाइज्ड एज कमर्शियल एंटरप्राइज रेदर देन मिलिट्री इन्वेंशन। वो ऐसा नहीं सेना को लेकर गए और युद्ध लड़के जीत गए, नहीं, वो डिस्गाइज यानी छुपाकर, ऐसा लगता था कि वो कमर्शियल व्यापार करने आए हैं, इसकी आड़ में, इसमें छुपाकर वो मिलिट्री जो इसमें छुपकर वो किस तरीके से हासिल कर पाए अपना कंट्रोल, वो एक कहानी है कि किस तरीके से वो ट्रेडर से रूलर बने। अब आगे देखते हैं। English East India Company was established as a trading company and was granted a royal charter by क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जैसे ईस्ट में व्यापार करने जा रही है, तो ये जो कंपनीज है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एस्टैब्लिश हुई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में बनी, और इनको ट्रेड करने का जो रॉयल चार्टर है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा दिया गया। देन विच गेव इट स्पेशल पावर टू रेज अ प्राइवेट आर्मी फॉर इंस्टेंस। इस चार्टर के द्वारा कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए इस कंपनी को, जैसे कि वो अपनी प्राइवेट आर्मी रख सकते हैं अपने लिए, है ना, ये एक एग्जांपल हो गया। इस तरीके के कुछ विशेष अधिकार कंपनी को दिए गए इस चार्टर के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। नेवरदलेस इट्स एजेंट्स इनिशियली केप्ट अप अ प्रीटेंस ऑफ being mere traders, which allowed them in 17th century to establish footholds along the India's coast with minimal resistance। जो ये जगह है सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता among the first। इसमें क्या हुआ, शुरुआत में जो कंपनी है, शुरू में तो वो अपने आप को एक व्यापारी के तौर पे दिखाते रहे, है ना, मेयर ट्रेडर्स बताते रहे खुद को, अपने एजेंट्स के थ्रू व्यापार करते रहे। इसीलिए 17th सेंचुरी में तो वो भारत के जो पोर्ट्स हैं
बहुत सारे, वहां पर उनका विरोध कम हुआ। वहां पर अपना पोर्ट्स वगैरह स्टैब्लिश करते रहे वो, जैसे कि सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इन चारों जगह पर उन्होंने शुरुआत में अपने पोस्ट जो है वो स्टैब्लिश किए। लोकल रूलर्स डिड नॉट माइंड, जो वहां के क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे उनको कुछ इतना नहीं वो लोग माइंड करते थे। दीज ट्रेडिंग पोस्ट एज दे जनरली वेलकम्ड फॉरेन ट्रेड, which let us recall was a long standing practice in India. इंडिया में तो फॉरेन जो ट्रेड है वो पहले से ही चला आ रहा था। तो जो राजा वगैरह थे पहले के, वो सोचते थे व्यापारी तो है, आए हैं, ठीक है, पोस्ट बना रहे हैं, कोई बात नहीं, रुकना पड़ता है, या व्यापार संभालने के लिए पोस्ट बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार कोई नया थोड़ी, हम तो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। इसलिए राजा लोग जो थे लोकल, वो पहले माइंड नहीं करते थे। दीज मॉडेस्ट बिगनिंग्स कंसील्ड द कंपनीज लॉन्ग टर्म एम्बिशन। लेकिन ये जो शुरुआत में इन्होंने छोटी छोटी चीजें की, यही कंपनी को लॉन्ग टर्म में इसके जो एम्बिशंस हैं वो इसमें छुपे हुए थे, कि वो आखिर करना क्या चाह रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया एज ए ट्रेडर्स और बाद में रूलर्स बन के, है ना। नाउ यहाँ पे उस इमेज में जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था ना, लेट अस एक्सप्लोर बिफोर यू रीड फर्दर, हैव अ गुड लुक एट द पेंटिंग ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें एशिया के लोग जो है वो, ईस्ट साइड के लोग जो है वो ब्रिटेन को अपना जो संपत्ति वगैरह है वो दान कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, है ना। सो फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 or 5 स्टूडेंट्स एंड लेट ईच ग्रुप प्रेजेंट इन कंक्लूजन एज रिगार्ड द मैसेज ऑफ द पेंटिंग, कि क्या मैसेज आपको उससे मिल रहा है वो आपको लिखना है। मैंने आपको ऑलरेडी वहीं बता दिया था और बाद में इसमें भी डिस्कस किया गया। नाउ तो इन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। अब धीरे धीरे वो आए तो व्यापारी की तरह थे, शुरुआत में उन्होंने यही पोर्ट्रे किया, बाद में उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल, कि राजाओं में फूट पैदा कर दो, इनमें लड़ाई लगवा दो, और फिर जाके अपने आप को किसी एक के साइड दिखा के और उसकी तरफ से फिर हम देखेंगे कि, है ना, किस तरीके से पपेट किंग्स वगैरह बनाए उन्होंने। सो व्हाइल मेंटेनिंग एन अपीयरेंस ऑफ ट्रेडर्स, दिखा तो वो ऐसा रहे थे जैसे कि वो व्यापारी हो, है ना, दिखावा कर रहे थे। कंपनी के जो एजेंट थे वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप बना रहे थे ट्रेडिंग के आर्ट में, ट्रेडिंग की आड़ में, किसके साथ, लोकल जो राजा है उनके साथ। ऑफरिंग मिलिट्री सपोर्ट, जैसे 2 राजा है तो एक को मिलिट्री सपोर्ट दे दिया इसके अगेंस्ट और इससे लड़ाई करवा दी, और फिर इसका साथ दे दिया, इसको हरवा दिया, इस तरीके से वो करने लगे। सम अगेंस्ट देयर राइवल्स, जैसे इनका कोई दुश्मन है इसके अगेंस्ट मिलिट्री सपोर्ट दे दिया। 10 इस तरीके से वो अपने आप को इंडिया की जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उसमें अपने आप को घुसाने लग गए। इमर्जिंग एज पावर ब्रोकर्स रेदर देन फॉरेन इन्वेडर्स, इन्होंने क्या किया, इंडिया में जो पावर्स थी ना उनमें फूट डालने लग गए, पावर को तोड़ने लग गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन इन्वेडर्स थे कि वो आए और यहाँ पर आकर हमारे ऊपर आक्रमण करने लगे, नहीं, वो जो हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं ना उन्हीं में फूट डालने लग गए। ओके, दे वुड ऑल्सो play on rivalries between regional rulers or succession dispute within ruling houses so as to benefit from these conflicts। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने कहा कि जैसे सक्सेशन के लिए कौन गद्दी पे बैठेगा, इस लड़ाई में एक के अगेंस्ट साथ दे दिया, और इस तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। डिवाइड एंड रूल को हिंदी में आपने सुना होगा, फूट डालो शासन करो। द ब्रिटिश वर इक्वली स्किल्ड एट एक्सप्लॉइटिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन विद इन इंडियन सोसाइटी। अब ब्रिटिशर्स इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो भारत के अंदर बहुत सारे डिवीजन थे ना, जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज्यादा तनाव हुआ करते थे, तो दे आइडेंटिफाइड एंड ऑफन एनकरेज टेंशन बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज। फॉर इंस्टेंस, जो धर्म के बेसिस पे लड़ाइयां हुआ करती थी वो उसको में भी फूट डाला करते थे, एक धर्म के लोगों को दूसरे के खिलाफ भड़का देना, इस तरीके से लड़ाइयां कराना। नाउ द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी एक जगह, वहां पर 1757 में एक बैटल हुआ, युद्ध हुआ। इसमें क्या दिया गया है, ये इस जो एग्जाम्पलीफाइज दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है लड़ाई लगवाने का, इसमें इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है बैटल ऑफ प्लासी। जब टेंशन हुई किसके बीच में, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके बीच में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। द लेटर आइडेंटिफाइड डिस्ग्रंटल एलिमेंट्स विद इन द नवाब्स कोर्ट। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके अधिकारियों के बीच में बहस हुई, विवाद हुआ, तो उसमें क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, यहाँ आप नाम देख रहे हो, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, नवाब के दरबार में जो ऐसे लोग थे जो नवाब के खिलाफ थे, जो सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, उसके दरबार में
उसको साथ में ले लिया, उसको पहचान लिया। क्लाइव हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी विद मीर जाफर। मीर जाफर उसी के जो नवाब है ना, उसका मिलिट्री कमांडर था, इसका सिराजुद्दौला का। मीर जाफर को ये क्लाइव ने क्या किया, अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है, जो सेनापति था उसको, प्रॉमिसिंग टू इंस्टॉल हिम एज द न्यू नवाब इन एक्सचेंज ऑफ हिज बिट्रायल। कहा अगर तुम मेरा साथ दोगे युद्ध में, किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ, तो जैसे ही सिराजुद्दौला हारेगा तो तुम्हें मैं, जो अभी तुम सेनापति हो, उससे तुम्हें मैं राजा बना दूंगा, ठीक है, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा, ऐसा अंग्रेजों ने उसे कहा अगर आप बिट्रायल करते हो तो। द बैटल टुक प्लेस एट पलासी। पलासी एक जगह है, पलासी एट द ब्रिटिश स्पेल्ट एट, ब्रिटिश इसको पलासी बोलते थे। इस जगह पे युद्ध हुआ, लगभग 150 किलोमीटर, जो आज का कलकत्ता है उससे थोड़ी दूर नॉर्थ में। कुछ जो फ्रेंच फोर्सेस थे असिस्टेड द नवाब। नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसका कुछ फ्रेंच के लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन मीर जाफर जो था उनका सेनापति, कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी ऑफ नवाब्स आर्मी, स्टूड असाइड। अब सोचो जब सेनापति ही साथ नहीं देगा तो कोई राजा युद्ध कैसे जीतेगा, है ना, तो वो बगल में खड़ा होकर सब देखता रहा। इंश्योरिंग अ ब्रिटिश विक्ट्री डिस्पाइट देयर स्मॉलर नंबर। जबकि ब्रिटिशर्स बहुत कम नंबर में थे, फिर भी जो मीर जाफर जो नवाब की सेना का पार्ट था, उसने साथ नहीं दिया, वो बिल्कुल असाइड मतलब चुपचाप देखता रहा तमाशा, और इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश कम नंबर में होने के बावजूद भी जीत गए। समझ में आया किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ाते थे ये ब्रिटिशर्स। इवन टुडे, आज भी मीर जाफर इन इंडिया रिमेन्स एज अ सिनोनिम फॉर ट्रेटर। सिनोनिम मतलब होता है एक जैसे मीनिंग वाले शब्द, है ना। ट्रेटर का हम कह सकते हैं पर्यायवाची, देशद्रोही कहा जाता है। मीर जाफर जो है उसे आज भी भारत में उसके लिए देशद्रोही या गद्दार शब्द का यूज किया जाता है ना। युद्ध में अपने राजा का साथ छोड़ दिया और दूसरे के साथ जाके मिल गया। बाय पोजिशनिंग देमसेल्व्स एज किंग मेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इंक्रीजिंगली लार्ज टेरिटरीज। अब इन्होंने क्या रोल यहाँ पे शुरू कर दिया, हम राजा बनाएंगे कि कौन राजा बन रहा है, तो इन्होंने किंग मेकर का रोल अपने हाथ में ले लिया, है ना। सो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंट्री का एक कंपनी का इस वजह से बहुत बड़े एरिया पे उनका टेरिटरी यानी एरिया पे उनका कंट्रोल एस्टैब्लिश होने लगा, ठीक है। नाउ इन 19th सेंचुरी इट वेंट अ स्टेप फर्दर। अब ये तो हो गया था, राजा बना रहे थे, अब इसके बाद वो एक और नई चीज ले आए 19वीं शताब्दी में। क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन फेमस डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। उन्होंने ऐसे एक नियम को शुरुआत की जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू विच एनी प्रिंसली स्टेट, कोई भी ऐसा प्रिंसली स्टेट, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा अगर उसका राजा, उसकी मृत्यु हो गई है विदाउट अ नेचुरल मेल ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जो राजा है उसकी मृत्यु हो गई है और उसका कोई खुद का बेटा नहीं है, नेचुरल मेल है मतलब कोई बेटा नहीं है, तो ऐसी केस में उस स्टेट को अनेक्स कर लिया जाएगा, उस पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाएगा, मतलब ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाएगा, ठीक है। तो यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि आपकी जो किंगडम है या आपका जो कंट्रोल है, स्टेट है, उस वो लैप्स हो जाएगा, आपका कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा क्योंकि आपका वंशज नहीं है, आगे शासन को संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है। दिस डेलिबरेटली डिसरिगार्डेड द हिंदू ट्रेडिशन ऑफ एडॉप्शन। जो थे गोद हम ले सकते थे पहले, है ना, उत्तराधिकारी जैसे क्या करते थे, किसी का राजा नहीं है तो चाचा के, मामा के, ऐसे बच्चों को गोद ले लिया और उसे उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये पहले से चला आ रहा था, ट्रेडिशन था, हिंदू ट्रेडिशन। लेकिन ब्रिटिश की ये जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, ये जो पॉलिसी के कारण ये एक मान्यता जो थी उसको खत्म कर दिया। विच वॉज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ सक्सेशन इन इंडियन रॉयल हाउसेस। पहले के समय में लेजिटिमेट था, लेजिटिमेट मतलब लीगल था, इसे गलत नहीं ठहराया जाता था अगर एडॉप्ट कर रहे हो किसी को अपने बेटे के फॉर्म में और उसे उत्तराधिकारी बना रहे हो तो। लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में क्या हुआ, ये मान्यता को रद्द कर दिया गया कि नहीं, आपने गोद लिया है तो वो बेटा मायने नहीं रखता है, वो गद्दी नहीं संभाल सकता है, ठीक है। तो ये जो नीति थी वो हिंदू परंपरा में जो गोद लेने की प्रक्रिया है या प्रचलन था उसको अनदेखा करती थी। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, इसको रीड कर लेते हैं। तो क्या है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के अगर हम संदर्भ में बात करें तो प्रिंसली स्टेट वाज अ रीजन दैट रिमेन अंडर द रूल ऑफ इंडियन प्रिंस। जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे वह क्षेत्र थे जहां कोई भी जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, महाराजा है, नवाब है, उसका शासन बना रहता था ना, महाराज का, नवाब का। बट विच हैड एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस इन एक्सचेंज फॉर मेंटेनिंग इंटरनल ऑटोनॉमी।
तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये अपनी हम बोल सकते हैं कि ऑटोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए क्या करते थे, ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो इनकी संरक्षण करेगी और उनको रास्ता दिखाएगी, गाइडेंस देगी। तो इससे आप समझ रहे हो क्या हुआ, राजा हमारे देश का है प्रिंसली स्टेट में, लेकिन उसको गाइड कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ना। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ देम फ्रॉम लार्ज वंस सच एज हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इसमें ब्रिटिशर्स इनके कामकाज में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते थे। टू द स्मॉलर वर्ड्स, ये तो बड़े हो गए, इनके अलावा छोटे छोटे भी थे। एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ, 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, कवरिंग अबाउट 40% ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लगभग 40% जो हमारे कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो प्रिंसली स्टेट्स ही बना करते थे, है ना। अब आगे देख लेते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका जो स्टेट है उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे, अंग्रेजों ने ऐसा कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ न्यूमरियस स्टेट्स, जिसके कारण, इस पॉलिसी के कारण बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लिया गया, उनको अपने अधीन कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। contributing to the expansion of territorial control of the ब्रिटिश का उस जगह पे कंट्रोल बढ़ने लग गया, एक्सपैंड होने लगा। दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट इन सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड contributed to the 1857 rebellion to which we return below। So इसके कारण क्या हुआ, जो भारतीय समाज है, सोसाइटी है, उसमें बहुत ज्यादा असंतोष फैलने लगा, रिसेंटमेंट, वो लोग इसके फेवर में बिल्कुल नहीं थे। और यही एक कारण बना 1957 का जो विद्रोह हुआ, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन बना, और इसके बारे में हम बाद में फिर पढ़ने वाले हैं। नाउ अनदर, ये हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ा। ऐसे ही एक और यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, वॉज टू इंस्टॉल अ ब्रिटिश resident in the court of Indian rulers to protect them against internal or external threats. In exchange, they would have to maintain British troops at their own expense and conduct foreign relations only through the Britishers। अब ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है। सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ, अब आपको, जैसे कि इस व्यवस्था में क्या होता था कि जो इंडियन रूलर्स हैं, जो राजा वगैरह हैं, है ना, उनको अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखना पड़ता था, रेसिडेंट, इनको अपॉइंट करना पड़ता था। अब ये क्या होगा, ये जो ब्रिटिश रेसिडेंट है, रखा गया है, इसके कारण ये सुरक्षा देंगे। इस राजा को कहते थे, तुम एक रेसिडेंट अपने राज दरबार में हमारा रखो, कंपनी कहती थी, और तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, किसके अगेंस्ट, अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल खतरा तुम्हारे ऊपर आता है तो हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, ओके। अब ये रेसिडेंट क्या है, एक तरीके का प्रतिनिधि, है ना, रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में। I hope it is clear now. While appearing to preserve the, हाँ, इसके बदले में क्या होता था, ये मैंने इतने पे बात नहीं रुकी। उन्होंने कहा आप हमारा एक आदमी रखो, ब्रिटिश रेजिडेंट रखो अपने कोर्ट में, अब बदले में हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, और इस प्रोटेक्शन देने के बदले आप क्या करोगे, हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन सेना का सारा खर्च राजा को उठाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी विदेश नीति पे वर्क कर रहे हो, किसी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन बना रहे हो, तो वो भी आपको हमारे थ्रू ही बनाना पड़ेगा। आप खुद से जाकर बातचीत नहीं कर सकते, हमारे माध्यम से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में मेन एक है कि कोई राजा है, उसके अंडर एक रेसिडेंट रखना होगा जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ये किंग है हमारे यहाँ का। किंग को कहा गया कि आप अपने दरबार में एक रेसिडेंट रखोगे, बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, किसके अगेंस्ट, अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होता है उसके अगेंस्ट, और साथ ही साथ हम प्रोटेक्शन तो देंगे, हमारी जो ट्रूप है, जो सेना है, उसका सारा खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा, तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी आर्मी। और इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप किसी कंट्री के साथ कहीं और विदेश में कोई रिलेशन बनाते हो तो आप डायरेक्ट नहीं रिलेशन बना सकते, आप हमारे थ्रू जाओगे, ठीक है। While appearing to preserve the sovereignty of princely states, the system effectively transferred real power to British while burdening Indian rulers with the cost of their own subjugation। एक तो subjugate कर लिया,
मतलब हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। दूसरा, हमसे ही खर्चा निकलवाया अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। और तुम हमारा प्रभुत्व बनाना संभालना चाह रहे थे, सोवर्निटी मेंटेन करना चाह रहे थे कि तुम राजा रहोगे, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। लेकिन ये तो क्या हुआ, ये तो उल्टा हो गया। रियल पावर किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश के हाथ में, क्योंकि एक रेसिडेंट उनका दरबार में बैठा है, कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, उसमें बोल रहा है। बाहर के आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते फॉरेन अगर रिलेशन बनाना है तो। समझ रहे थे? एक तरीके से डायरेक्टली किसका कंट्रोल हो गया? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया, है ना। तो इससे राज्य की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आगे देखते हैं। रूलर ऑफ हैदराबाद वाज अमंग द फर्स्ट टू एंटर सच अलायंस इन 1798। हैदराबाद के जो शासक थे वो 1798 में पहली इस व्यवस्था को स्वीकार करने वाले बने। सेवरल अदर्स सून फॉलोड, बाद में कुछ और बन गए। दीज सो कॉल्ड अलायंस, ये अलायंस जो होता था अलाउड द ब्रिटिश टू कंट्रोल वास्ट टेरिटरीज विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट रूल, क्रिएटिंग व्हाट वाज कॉल्ड एन एम्पायर ऑन द चीप। ये एक तरीका बन गया। अब देखो, इस यहां से सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ तो इस एरिया में ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। कहने को राजा है यहाँ, लेकिन कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश का। फिर इस एरिया में हुआ तो बिना खर्चे के वो शासन बढ़ाते चले जा रहे थे। समझ रहे हो? यहाँ पे जो भी खर्चा है शासन व्यवस्था का वो तो राजा को ही संभालना है। सारा खर्च करने का काम कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। और डिसीजन लेने का काम कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, है ना। तो कितनी गलत व्यवस्था थी। और इसके बाद क्या हुआ? इन नीतियों के कारण ब्रिटिश जो है बहुत कम खर्चे में विशाल साम्राज्य बनाने में सफल रहे। हर जगह का कंट्रोल होता चला जा रहा था बिना खर्चे के। उनको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा था, है ना। कोई प्रशासन व्यवस्था में जो खर्चा होता है वो नहीं लग रहा था। कोई डायरेक्ट रूल करने में तो बहुत खर्चा आता है, वो नहीं लग रहा था। इसी कारण इसको कहा जाता है एन एम्पायर ऑन द चीप। वंस अ स्टेट एंटर्ड द सिस्टम, जो स्टेट सब्सिडरी अलायंस के कब्जे में आ गया, मतलब उसमें शामिल हो गया, exiting it was virtually impossible as any attempt to break free would face overwhelming British military response। अब जो एक बार इसमें घुस गया, है ना, वो बाहर नहीं निकल सकता था। ये लगभग असंभव था। अगर आप वो स्टेट निकलने की कोशिश कर रहा है इस व्यवस्था से बाहर की, नहीं मुझे नहीं मानना सब्सिडरी अलायंस, आप अपना रेसिडेंट हटाओ, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो इससे उन्हें फिर फेस करना पड़ता था ब्रिटिश की जो मिलिट्री व्यवस्था है। मतलब अटैक होते थे, ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है। और कोशिश करते तो फिर क्या होता? ब्रिटिश मिलिट्री उनको अटैक करती या उनका सामना करना पड़ता। तो इतना आसान नहीं था। एक बार जो उसमें घुस गया वो फंस जाता था। खर्चा भी करो और आपका शासन भी नहीं चल रहा, हर एक कदम पे आपको हस्तक्षेप किया जा रहा है। सो ये हमारा पार्ट 1 हो गया बेटा। इसके बाद का हम पार्ट 2 में देखेंगे। ट्राई करूंगी पार्ट 2 में मैं फिनिश कर दूं चैप्टर को, फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। कैसे हमारा देश एक स्वर्ग जैसा था और कैसे वो नर्क में तब्दील हो गया ये ब्रिटिशर्स के बाद, या क्या चीजें हुई, वो आगे के पार्ट में हम देख लेंगे। सो आई होप यहाँ तक चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज लेट मी नो। Okay, so we'll meet very soon with the next part. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.